हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीपी साइंस अपेक्स। हियर। राधे राधे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि फर्स्ट ऑफ मार्च से स्टार्ट करेंगे, बट मैं ये रिकॉर्ड उसके पहले ही कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक यूनिट 1 जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है आना, ठीक है? और मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बताऊँगा, बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज़ में बताऊँगा ताकि आप सबको बहुत ही ईज़िली अगर आप नोट कर रहे होगे, तो वो भी बहुत ईज़िली हो जाए। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा, तो अभी तक मैंने कोई चैनल नहीं बनाया है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो अगर आप देखोगे तो यूनिट 1 सबसे पहला आपका बोलता है अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ये बेसिकली हमारा जो गुरु की परंपरा से जो स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट होते हुए से लेके जो मॉडर्न एरा है, वहाँ तक के समझने आज अपने को पढ़ना है। बेसिकली सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब वो होता है नेचुरल एबिलिटी टू टीच। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? नेचुरल एबिलिटी टू टीच टू द स्टूडेंट। आप कैसे पढ़ाओगे? आपको जब आप एक टीचिंग फील्ड में जाओगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो स्टूडेंट है वो मिलेंगे। कोई किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा, किसी का आईक्यू लेवल कम होगा। तो पेडागोजी अप्रोच आप पढ़ोगे, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, बिहेवियरल, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो जब आप सेमेस्टर वाइज़ में जब आप ये एग्ज़ाम को पार कर लोगे एंड आई होप कि आप ज़रूर से पार करोगे। देन आप पढ़ोगे बीएड के सब्जेक्ट में पेडागोजी, तो आप वहाँ पर पढ़ोगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यही बताता है, यहाँ पर सिर्फ़ आपको एक बेसिक नॉलेज आपको गेन करना है ताकि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। एक हल्का-सा नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे आप नीट एग्ज़ाम देते हो, तो क्यों देते हो? ताकि आपको हल्का-सा वो चीज़ें नॉलेज हो ताकि जब आप डॉक्टर बनो, तो डॉक्टर बनने से पहले उस टाइम जो पढ़ाई होती है, उसके बारे में आपको स्किन के बारे में पता हो, ऑर्गन्स के बारे में पता हो, वही सब चीज़ें। सेम टू सेम यहाँ पर भी होती है। ठीक है? तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे इस तरफ, ठीक है? तो यहाँ पर कौन दिख रहे हैं? एक पेड़ के अंदर गुरु है, जो अब आज अपन टीचर बोलते हैं उसको पहले टाइम पे गुरु बोलते थे और एक शिष्य दिख रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो पुराने टाइम से चलते आ रही है, ठीक है? तो इसको अपन बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा और ये जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं ज्ञान परंपरा। तो यहाँ से लेके फ्रॉम मेडिवियल पीरियड से लेके टू द मॉडर्न एरा में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें 81 ए के तहत, ठीक है? आर्टिकल 81 ए के तहत ये चीज़ बताया गया है कि हर एक-एक बच्चे का राइट है ऑफ राइट टू एजुकेशन, ठीक है? तो यही सब चीज़ें आज अपने को पढ़ना है। तो गुरु शिष्य परंपरा पे बेस्ड है। तो अगर आप गुरु शिष्य परंपरा में भी ऐसा नहीं था कि ये कोई आपको सिर्फ़ ये रटने पे फ़ोकस नहीं करता। ये पूरा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फ़ोकस करता था। ये होलिस्टिक वर्ड जो है, वो बीएड के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? होलिस्टिक मतलब होता है ओवरऑल। अब ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ बीएड ये आपका फिज़िकल होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल होता है या आप कहीं पर भी लगा सकते हो, इमोशनल, ठीक है? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपका जभी भी होलिस्टिक वर्ड आएगा तो समझ जाना कि ये फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट के और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो आज अपने को यही पढ़ना है कि ज्ञान परंपरा जो कि गुरुकुल टाइम से लेके मॉडर्न एरा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तक कैसे चलता आ रहा है। तो आज अपने को टाइमलाइन को मास्टर करना है। टाइमलाइन मास्टर करना है मतलब हाँ, मॉडर्न एरा से जो एंशिएंट एरा से लेके मॉडर्न एरा तक के कैसे-कैसे चीज़ें जो है वो मास्टर करते चले गई। मेमोराइज़ द रेगुलेटर। अब रेगुलेटर आज के डेट में जैसे यूजीसी कंडक्ट करवाते हैं एग्ज़ाम्स, ठीक है? एनटीए, तो ये सब क्या है रेगुलेटर्स है। ये एक ये सब एक रेगुलेटर्स है जो कि आपका टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो आज अपने को इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना आई होप सो कि आपको आज पढ़ना क्या है उसके बारे में पता चल गया है। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम व्हिच इज़ ज्ञान परंपरा, ठीक है? तो ये हमारे पुरानी जो शिक्षा सिस्टम थी, शिक्षा का जो सिस्टम था उसके बेस पे आज अपने को ये सब चीज़ें बात करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट है आपका बॉन्ड। तो द बॉन्ड बिटवीन द गुरु तो मैंने आपको पहले बताया था टीचर को पहले टाइम पे गुरु बोला जाता था और स्टूडेंट को शिष्य बोला जाता था, ठीक है? तो पहला पॉइंट है द बॉन्ड। तो जो गुरु और शिष्य इसमें गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही स्पेशल होता था। जैसे इस फ़ोटो में आप देख रहे हो, ठीक है? इस फ़ोटो में अगर आप देख रहे होगे, तो शिष्य जो है, वो गुरु के पास बैठकर सीखता है। जो भी वो
ज्ञान अर्जन करना चाहता है उसके बारे में सीखता है। देन द नेक्स्ट इज़ द मेथड। तो दूसरा पॉइंट होता है आपको याद रखना पड़ेगा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में पहला क्या था बॉन्ड, दूसरा क्या है द मेथड। मेथड क्या था? उस टाइम पे किस वे में पढ़ाया जाता था, वो चीज़ें। तो उस टाइम पे ओरल ट्रेडिशन मेथड काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है? ओरल ट्रेडिशन मतलब सब कुछ सुनकर और बोलकर सिखाया जाता था, ठीक है? देन नेक्स्ट है उसी में आपका रेसिडेंशियल मेथड। रेसिडेंशियल यानी बच्चे गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पर रहते थे, ठीक है? और वैल्यू बेस्ड मतलब जो लास्ट पॉइंट है इसका, जो कि है वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड मतलब संस्कार और वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे। तो आई होप सो कि आपको मेथड में समझ में आ गया कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम पे अगर आपको कोई ऑप्शन देगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सिंपल-सिंपल ऑप्शंस बन सकते हैं। इन ड्यूरिंग एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम व्हाट आर द मेथड व्हिच इज़ यूज्ड टू गेन द नॉलेज। अब आपका एक ऑप्शन रहेगा ओरल ट्रेडिशन मेथड, आपका दूसरा रहेगा रिटन मेथड, तीसरा रहेगा स्पोकन मेथड। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़ करेगा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा ओरल ट्रेडिशन मेथड। तो आपको ये पॉइंट्स आई होप सो कि क्लियर हो गए हैं। ओरल ट्रेडिशन मेथड में क्या होता है, बच्चा जो है वो बोलकर सीखता है। रेसिडेंशियल मतलब रेज़िडेंट घर में रहता है, किसके घर में? गुरु के घर में और वैल्यू बेस्ड मेथड। तो वैल्यू बेस्ड मेथड में क्या होता है, वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था। अब चलो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि बॉन्ड जो होता है वो कैसे होता है, मतलब किनके-किनके बीच में होता है और वो किस मेथड से पढ़ाएँगे, अब वो कौन-सा लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एंशिएंट टाइम पीरियड पे संस्कृत लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था। संस्कृत जो है, सारी पढ़ाई उस टाइम पे पूरे संस्कृत में की जाती थी। अब चलो ठीक है, हम लोगों ने सब कुछ जान लिया कि बॉन्ड कैसे होता है, मेथड कौन-कौन से होते हैं, लैंग्वेजेज़ कौन-कौन से लैंग्वेजेज़ में पढ़ाए जाते थे, अब सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाएँगे? आप लोग भी तो पढ़ते हो ना? भई अगर आप किड्स सेक्शन में हो, सबसे पहले आप एक रिलेशन बनाते हो बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। फिर आपको किस वे में पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें आपको समझनी होती है। देन कौन-सा लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब आज के डेट में एनईपी के अकॉर्डिंग मदर टंग ट्राई लैंग्वेज यूज़ होता है, ठीक है? तो मदर टंग लैंग्वेज में भी आपको यूज़ किया पढ़ाया जाता है। वरना पहले टाइम पे, जैसे हम लोग के टाइम पे ड्यूअल लैंग्वेज होता था। अपने को बेसिकली इंग्लिश स्टार्टिंग से इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था, उस तरीके से होता था। बट आज के डेट में ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके, उसके लिए ट्राई लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो एंशिएंट टाइम पीरियड पे संस्कृत लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ किया जाता था। देन सब्जेक्ट, तो आज के डेट में आप क्या पढ़ते हो? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हो, इज़न्ट इट? उस टाइम पीरियड पे वेदा, उपनिषद, फिलॉसफी, वारफेयर और मेडिसिन्स के बारे में फ़ोकस किया जाता था। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो उस टाइम पे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी पूरा फ़ोकस होता था, सिर्फ़ वोकेशनल सब्जेक्ट पे वो फ़ोकस नहीं किया जाता। क्योंकि वेदास, उपनिषद, फिलॉसफीज़ ये सब जो है, ये सिर्फ़ एक ऐसा अर्थशास्त्र ये सब बस ऐसा चीज़ें नहीं होती कि इसमें आपको जो संस्कृत जो आप मंत्र वगैरह पढ़ते हो वो सब नहीं होती। उसमें अगर आप जैसे-जैसे आप पढ़ोगे ना, जब आप बीएड के सब्जेक्ट्स में पढ़ पाओगे, देन आपको पता चलेगा कि उसमें और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मेडिसिनल चीज़ों के बारे में जो आज हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो भी अर्थशास्त्र ये सब से ही उठाया गया है, ठीक है? तो ओवरऑल पहले टाइम से ही पॉलिसी डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। ओके, तो नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं और ये अभी के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम भारत के उस दौर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। इमेजिन करो, जैसे आज के डेट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ को आप जानते हो। हज़ारों साल पहले इंडिया में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे जहाँ पर पढ़ने के लिए लोग बाहर से आते थे। जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ये ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ माना जाता था। इसमें मेडिसिन्स की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, स्ट्रैटेजी की पढ़ाई की जाती थी। ठीक है? तक्षशिला जो है, क्या कोई बता सकता है तक्षशिला कहाँ पर लोकेटेड है? एनीवन? पाकिस्तान के आज के डेट में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थित है, ठीक है? पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है, वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज़्ड एग्ज़ाम नहीं होता था। यहाँ पर जो गुरु है, अगर सपोज़ मुझे एडमिशन चाहिए, आपको एडमिशन चाहिए, तो आप वहाँ जाओगे और गुरु जो है, जो टीचर जो है, वो खुद वहाँ पर आपका टेस्ट करते थे, आपका डिसिप्लिन ये सब वे में, ठीक है? और सबसे ख़ास बात पता है आपको, एक फैक्चुअल बात बताता हूँ तक्षशिला की। यहाँ पर चाणक्य यहाँ के आचार्य थे, ठीक है? कौन? चाणक्य।
और यही उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है? तो चाणक्य जो है, यहीं के आचार्य थे और इन्होंने यहाँ पर अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है? तो ये नॉलेजेबल पॉइंट है तो पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो आज के डेट में कहाँ पर लोकेटेड है? सबको पता होगा, बिहार पे, ठीक है? देन इसके बारे में और अगर अपन देखेंगे तो ये एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ के तौर पे माना जाता था। मतलब स्टूडेंट्स वहीं जैसे आज के डेट में अपन हॉस्टल में रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता था जहाँ पर बच्चे खुद वहाँ पर पढ़ते थे, ठीक है? तो और यहाँ पर बुद्धिस्ट स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था, ठीक है? एग्ज़ाम नोट के बारे में देखोगे तो नालंदा जो है वो बुद्धिस्ट स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस था। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ठीक है? ग्रेट, ओके। देन अगर मैं इसके बारे में और कुछ बताऊँ तो अ, इसमें और कुछ इतना कुछ ख़ास याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बता बोल सकते हैं अपन जो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद था, ठीक है? और चीन के जो मशहूर एक ट्रैवलर थे जिनका नाम था ज़ुआन ज़ेंग, ठीक है? वो यहाँ पढ़ने आए थे। और इवन पढ़ाए भी है बहुत सारे जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तब वो बहुत लोगों को पढ़ाए भी है। तो इसका बेसिकली आपको ये सब चीज़ नाम पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए और हल्का-हल्का जैसे तक्षशिला में ओल्डेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़? ऑप्शन दे दिए तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और एक और दे देगा। तो तक्षशिला इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़। चाणक्य हैज़ रिटन व्हाट? अर्थशास्त्र। इन व्हिच यूनिवर्सिटी? तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़। तो इस ये सब जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, वो आप पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए। देन और विक्रमशिला। तो विक्रमशिला जो है, ये लास्ट अपन जो है इसमें लास्ट मानेंगे सेंटर फॉर तांत्रिक बुद्धिज़्म, ठीक है? तो विक्रमशिला जो है तीसरा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज़ है जो कि पाला डायनेस्टी के राजा धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है? पाला डायनेस्टी के जो राजा थे, ठीक है? पाला डायनेस्टी के जो किंग थे, किंग का नाम क्या था? धर्मपाल, ठीक है? उन्होंने ये विक्रमशिला को बनवाया था फॉर तांत्रिक बुद्धिज़्म स्टडीज़, ठीक है? तो जैसे आपका वज्रायन जो होता है वो सब चीज़ें। यहाँ से जो विद्वान जो है वो अक्सर तिब्बत वगैरह जाया करते थे। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ़ ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं ना वही सब आपको पता होना चाहिए। तक्षशिला ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है? चाणक्य जो है वो यहाँ पर आचार्य थे जो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। नालंदा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस था। ये बिहार में लोकेटेड है आज के डेट में। विक्रमशिला जो है पाला डायनेस्टी से लोकेटेड है। पाला डायनेस्टी में के टाइम पे बनाया गया था। कौन से किंग? किंग धर्मपाल। क्लियर है? तो आई होप सो कि आपको एशियन एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें होती थी वो पता चल गई। द बॉन्ड, मेथड, कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता था, उस टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, वो सब चीज़ें बहुत ही क्लियर समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेडिवियल एजुकेशन। तो मेडिवियल टाइम पीरियड पे इस्लामिक पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता था, ठीक है? उस ज़माने में एजुकेशन सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, एक है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो जो आपका प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें अ, उसको अपन मकतब्स बोलते थे, मकतब्स, ठीक है? और जो हायर एजुकेशन सिस्टम का जो इंस्टीट्यूशन था उसको अपन बोलते थे मदरसा। जैसे अब आज के डेट में अपन प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो है अपन ये बोल सकते हैं जैसे कुछ प्ले स्कूल्स होते हैं उस टाइप के होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही मेडिवियल टाइम पीरियड पे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो मकतब्स में होता था, हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो मदरसास में होता था। ठीक है? तो मकतब्स जो है, ये आज का प्राइमरी एजुकेशन के जो स्कूल्स होते हैं ना, उसी तरह के होते हैं, बट ये अक्सर लोकल मॉस्क जैसे या मस्जिद से अटैच्ड होते हैं, ठीक है? कोई भी मस्जिद जो है, उसके आस-पास ये चीज़ जो मकतब्स है, वो अटैच्ड होते हैं। यहाँ बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और रिलीजन की शुरुआती कैसे होती है, नॉलेज के बारे में, उन्हीं के जो रिलीजन है, उसके बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि बच्चों को पढ़ाई अक्सर एक स्पेशल सेरेमनी से शुरू होती है, ठीक है? जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है इसमें बिस्मिल्लाह कहानी कहते हैं उसे, ठीक है? प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट है तो उनको पता होगा, ठीक है? और जैसे हमारा जो इंडिया है बहुत ही अलग-अलग रिलीजन से एक साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है? तो आप उनसे कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको अच्छे से बताएँगे, ठीक है?
तो मकतब जो है वो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में होता है। ये जनरली जो होता है अ, मॉस्क से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है, ठीक है? मॉस्क से अटैच्ड होता है और इसको इसमें जो स्पेशल सेरेमनी से स्टार्ट किया जाता है। जैसे जब आप ये सब पढ़ोगे ना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तो ये जैसे ब्राह्मण लोग एक वो पहनते हैं, वैसे ही इनके में बिस्मिल्लाह कहानी से स्टार्ट होता है, ठीक है? हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो मदरसा से है। तो प्राइमरी एजुकेशन जो होता है जैसे ही वो पूरे कर लेते हैं, तब वो जाते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम दैट इज़ मदरसास, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये एजुकेशन सेंटर जो है, यूनिवर्सिटी की तरह ही होते हैं। यहाँ सब्जेक्ट्स जो है वो थोड़े से और एडवांस हो जाते हैं, ठीक है? जैसे अपन बोल सकते हैं जैसे दिल्ली, लखनऊ बहुत फेमस है, ठीक है? उस तरीके से होते हैं ये। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर करिकुलम्स की, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो सब्जेक्ट्स के जो बॉटम में अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो, ठीक है? जहाँ पर मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। तो करिकुलम यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें जो है वो लोकेटेड होते हैं, कुरान। तो कुरान जो है वो मोरल वैल्यूज़ के लिए सिखाई जाती है। पर्शियन, पर्शियन जो है वो उस वक़्त जो कोर्ट लैंग्वेजेज़ होता था उसके लिए सिखाई जाती थी। अरबिक लैंग्वेज बेसिकली उर्दू लैंग्वेजेज़ जो होते हैं उसके लिए सिखाई जाती थी। देन मैथमेटिक्स ताकि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जो बिज़नेस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ों के लिए सिखाई जाती थी। तो आई होप सो कि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में आपको इस्लामिक में क्या-क्या चीज़ें होती है वो समझ में आ गई। ठीक है? अगर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आपका बेसिकली यही पूछेगा कि प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पे कहाँ पर पढ़ाई जाती है, मकतब कि मदरसा? तो प्राइमरी में याद रखना मकतब, हायर में मदरस, ठीक है? नाउ हम लोगों ने अब एंशिएंट टाइम पीरियड देख लिया, मेडिवल टाइम पीरियड देख लिया, इस्लामिक इन्फ्लुएंस के टाइम पे। नाउ द टाइम टू रीड अबाउट द ब्रिटिश पीरियड एजुकेशन। तो आपको पता है ब्रिटिश टाइम पीरियड के टाइम जो दौरान है, उस टाइम एजुकेशन सिस्टम जो है, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ होगा? और सबसे खास बात एक क्वेश्चन है मेरे अंदर कि ब्रिटिश का मेन मकसद सिर्फ़ हमें पढ़ाना नहीं था, पता है आपको? बल्कि उनका एक बहुत बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट था। उनको चाहिए क्या था? अपने लिए एक क्लर्क चाहिए था। तो इसी क्लर्क के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिसीज़ है वो बनाई थी। तो 4 मेजर पॉलिसीज़ है उसको आज अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लॉर्ड मैक्यूले 1835 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है? तो इन्होंने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में कंपल्सरी बनाने की बात कर दी थी। उनका एक बहुत फेमस कोट था कि उन्हें ऐसा लग चाहिए जो इंडियंस का ब्लड और जो कलर है, इंग्लिश इन टेस्ट एंड इंटेलेक्ट उनका एक कोट था ये, ठीक है? बेसिकली वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में बिलीव करते थे, ठीक है? किसमें? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ये फ़ोकस करते थे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट है चा चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में, 35 के बाद कब आया? चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। तो इससे मैग्ना कार्टा नोन एज़ मैग्ना कार्टा ये सब जब आप बीएड के एग्ज़ाम्स दोगे ना, सीटेट वगैरह तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखो याद कैसे रखोगे डब्ल्यू को उल्टा करोगे एम, ठीक है? तो वुड में क्या हो गया? मैग्ना कार्टा, ठीक है? मैक्यूले का तो आपको याद रहेगा सिर्फ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में बताया था। वुड में डब्ल्यू को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एम। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था, ठीक है? तो ये बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस किया था। वर्नाक्युलर लैंग्वेज ये याद रखना, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, ठीक है? वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब होता है बेसिकली लोकल लैंग्वेज, ठीक है? तो चार्ल्स वुड ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। लेकिन जो हायर एजुकेशन है, उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो वो अपने लिए क्लर्क प्रोड्यूस कर पाएँगे। इसी के बाद 1857 में 1857 में यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। चलो 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जस्ट यूनिवर्सिटीज़ बना था 1854 के बाद 1857 में। अगर आप जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा, ठीक है। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में यूनिवर्सिटीज़ बनी थी। वुड डिस्पैच ने जब ये चीज़ कहा था कि हायर यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंग्लिश ज़रूरी है तब। देन नेक्स्ट है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है वो मास एजुकेशन पे फ़ोकस करता है। फ़ोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन और मास एजुकेशन मतलब एक साथ बहुत लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है? तो अब जब यूनिवर्सिटीज़ बन गई है, कब यूनिवर्सिटीज़ कब बनी थी? 1857 में। 1857 में यूनिवर्सिटीज़ बनी थी। कहाँ-कहाँ पर?
मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। अब जब यहाँ पर ये सब यूनिवर्सिटीज़ बन गई, तब तब उसके बाद क्या हुआ, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि बस इनका जो बेस है अगर वो कमज़ोर कर दिया जाए ना, तो पूरा खत्म है। तो प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए था। उन्होंने सजेस्ट किया किसने हंटर कमीशन के दौरान, ये चीज़ फ़ोकस किया गया कि एजुकेशन को एक लोकल बोर्ड या म्युनिसिपैलिटीज़ को हैंडओवर कर देना चाहिए, ताकि आम लोग भी पढ़ सकें। ठीक है? देन नेक्स्ट है आपका 1917 में सैडलर कमीशन जो कि लास्ट जो है एजुकेशन सिस्टम है ब्रिटिश के टाइम पीरियड का, ठीक है? तो ये जो है जनरली फ़ोकस करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। अभी तक देखो, मैकेले ने बोला था कि मतलब उनको कोई मतलब नहीं था, हायर एजुकेशन ये सब कुछ नहीं बोला था। वुड्स डिस्पैच आए, उन्होंने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अ, एक तो मैग्ना कार्टा वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये बोला जाता है कि और वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो जो बेसिक पढ़ाई है वुड डिस्पैच में वो प्राइमरी एजुकेशन पे होगी जबकि हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। फिर यहीं से शिफ्ट हुआ हंटर कमीशन जो कि मास एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करता है। देन सैडलर कमीशन, ठीक है? तो सैडलर कमीशन जो है वो ये जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है? तो सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है? इन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटीज़ का लेवल सुधारना है, ठीक है? तो उनका जो 10+2 वाला जो इंटरमीडिएट सिस्टम है, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बस इतना ही था इस इन सब एजुकेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटिश टाइम पीरियड। तो आई होप सो कि आपको एंशिएंट टाइम पीरियड से लेके मेडिवियल, मेडिवियल से लेके मॉडर्न एरा जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है, वहाँ तक कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन हुआ, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब अगर अब अपने को पढ़ना है आज की डेट में जो मॉडर्न एरा है, वहाँ पर कौन-कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो कंट्रोल करती है। तो बेसिकली हू कंट्रोल व्हाट? तो बेसिकली अगर अपन आपके जो क्वेश्चंस में आ सकते हैं वो 4 ही आएगा। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई और नेक, ठीक है? तो यूजीसी जो होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ये जो है वो कंट्रोल करता है हायर एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है? ये बना कब था? 1956 इसको याद रखिएगा। कब बना था? यूजीसी 1956 यूजीसी 1956 यूजीसी 1956 ठीक है? ऐसे याद रखना ना यार 5 के बाद क्या आता है? 6 ठीक है? फिर एआईसीटीई, तो एआईसीटीई जो है अ, टेक्निकल एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करता है, जैसे इंजीनियरिंग हायर एजुकेशन पे ये भी है, बेसिकली इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के लिए। देन आता है एनसीटीई, ये टीचर एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करता है, जो अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, एनटीए का एनसीईटी एग्ज़ाम, वो यही बॉडी कंडक्ट करवाती है एनसीटीई, ठीक है? देन नेक जो कि देखोगे जैसे पीआरएसयू जो यूनिवर्सिटी है, वो पहले बी से अब अपग्रेड होके ए में आई। एक नेक की एक टीम होती है, जो एक क्रेडिट देती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वहाँ पर पढ़ाई कैसे चल रही है, पिछले टाइम से इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उस बेसिस पे नेक की टीम आके उस यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेड देती है, ठीक है? तो यूजीसी में आपको यूजीसी 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था, हालाँकि 1948 से वो चीज़ स्टार्ट हो गई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में इसके चेयरमैन कौन थे? मुदलियर। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? मुदलियर। कोठारी कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10+2+3 सिस्टम आया। यही सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बताया था कोठारी कमीशन। तो ये सब चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए लाइन से। कौन-कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है? तो यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई और नेक की टीम। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है? या फिर मुदलियर ने कौन-सा कमीशन को दिया था? तो ये सब ऐसे बेसिक-बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुदलिया ने दिया था, कोठारी कमीशन 10+2+3 सिस्टम। आप लोग जो है वो अभी 10+2+ सिस्टम पे चलता था। अभी थोड़ा-सा मॉडिफाई हुआ है, ठीक है? 4+4 ऐसा करके 5+4+4+3 ऐसा टाइप का। कोठारी कमीशन सबसे पहले इस चीज़ को फ़ोकस किए थे कि 10+2+3 सिस्टम होना चाहिए। कोठारी कमीशन, ठीक है? सेकेंडरी में मुदलियर, देन लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? फाइन, ओके। तो अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एजुकेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें की है। सबसे पहले आर्टिकल 21 ए, तो आर्टिकल 21 ए जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो सरकार उन बच्चों को देती है जो कि पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते। जहाँ पैसे की कमी होती है उस वजह से अगर नहीं पढ़ पाते तो इसलिए राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 ए जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए
काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी है। देन आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, प्री स्कूल ईयर 0 से लेके 6 ईयर तक के, ठीक है? तो इसमें क्या होता है बेसिकली आंगनबाड़ी या जो प्री स्कूल्स होते हैं, ठीक है? आंगनबाड़ी या फिर जो प्री प्री स्कूल्स होते हैं, वहाँ बच्चों के सेहत और उनका जो बेसिक लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। कहाँ? आर्टिकल 45 के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर में, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो आंगनबाड़ी, ठीक है? देन आर्टिकल 46 जो है वो वीकर सेक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करता है जो कि फ़ोकस वही वीकर सेक्शन में एससी और एसटी एडवांसमेंट आ गया। तो संविधान ये कहता है कि सरकार को वर्गों के जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसका ख़ास ख़्याल रखना चाहिए बेसिकली, ठीक है? ताकि उनके साथ कोई भी अन्याय या एक्सप्लॉइटेशन ना हो और वो आगे बढ़ते रहें कंटिन्यूअसली, ठीक है? बस इतना ही था। आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है। 21 ए में क्या बोलता है? आरटीई 45 रोहित शर्मा का नंबर है, ठीक है? 45 अरे यार! कितना अच्छा है, देखो जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए मैं अच्छे से बता देता हूँ। 21 ए याद रहेगा पहला ही था, ए आ रहा है पहला, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। 45 रोहित शर्मा का नंबर, रोहित शर्मा के छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या आ जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर आ जाएगा। फिर आर्टिकल 46 जो बच गया वो वीकर सेक्शन के लिए हो गया। बस इतना ही है। अब बिग शिफ्ट हुआ 42nd अमेंडमेंट में, 1976 में। तो पहले क्या होता था 1976 तक की एजुकेशन इस तरीके से चलता था। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया कॉन्करेंट लिस्ट आफ्टर 1976 थी। बेसिकली सबसे पहले 1976 के पहले स्टेट लिस्ट मतलब सपोज़ जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में क्या होगा जो एजुकेशन सिस्टम की जितनी भी पॉलिसीज़ है, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, वो उस पे फ़ोकस करेगी, ठीक है? इसका मतलब यही हुआ कि एजुकेशन से जितने भी सारे बड़े फैसले जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही लेती थी, पहले टाइम पे। हर एक स्टेट का अपना अलग-अलग सिस्टम और रूल्स होता था एजुकेशन के लिए। फिर जैसे शिफ्ट हुआ वो 1976 में। 1976 में क्या हुआ, इसको अपन मिनी अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। तो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ये शिफ्ट इसलिए किया गया था ताकि पूरे देश में एजुकेशन की जो क्वालिटी है और पॉलिसी है, वो एक जैसी हो सके, ठीक है? 1976 के बाद क्या हुआ इसका जो इम्प्लीकेशंस है, मतलब ये जैसे कि जो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलकर एजुकेशन पर एक लॉ ऐसे बना सकती है, अगर कोई बड़ा बदलाव बनाना भी हो, जैसे राइट टू एजुकेशन, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पूरे देश के लिए बना सकती है, ठीक है? देन अगर आप देखोगे जैसे कि अभी का रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो एनसीईआरटी हो गया। एनसीईआरटी जो है वो बेसिकली क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट है और छत्तीसगढ़ में क्या चलता है सीजीबीएसई, ठीक है? अ, सीजी बोर्ड के एक वो आते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीबीएसई हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए सीजीबीएसई हो गया, वैसे ही, ठीक है? तो दोनों जो है वो कॉन्करेंट स्टेटस की वजह से साथ में काम करते हैं, ठीक है? तो इसका मेमोरी ट्रिक ये अपन बोल सकते हैं 4+2 देखो 4+2 क्या हो गया 6 1976 में आया था। इससे स्टूडेंट्स जो है वो एक साथ मतलब किसी भी स्टेट के हो वो एक साथ पढ़ सकते हैं। इसीलिए बेसिकली 76 अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था। ओके फाइन रिकॉर्डिंग हो रहा है, फाइन। ये हमारा लास्ट स्लाइड है उसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कौन-कौन से पॉलिसीज़ है? सबसे पहला पॉलिसी और कमेटी के बारे में तो आपको हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है कोठारी कमीशन जो है वो 10+2+3 सिस्टम पे फ़ोकस करता है। सबसे पहले एनपी 1986 आया था जो कि फ़ोकस करता है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन पे। फिर एनईपी 2020 इसके बाद और भी बहुत सारे 1956, 68, 86 ऐसे करके बहुत सारे हैं, बट जो मेन है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। कोठारी कमीशन 64 से 66 तक के 10+2+3 सिस्टम पे बेस्ड था। 1986 में फोकस करता है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन। एनईपी 2020 जो है वो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पे बेस्ड है, मतलब ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बेस्ड है। इसीलिए आज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत अलग-अलग हो गया है। ठीक है? नाउ आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? जिन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा है, वो पूरा आंसर दे सकेंगे। अभी तो सिर्फ शॉर्ट कुछ क्वेश्चन्स देंगे, बाद में अपन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन्स लाते रहेंगे। ठीक है? गेट रेडी। तो चलो आंसर तो लिखा ही है। बताओ व्हाट वाज़ द मेन फोकस ऑफ एंशिएंट इंडियन सिस्टम? तो आंसर
अगर वोकेशनल वो सिर्फ़ वोकेशनल नहीं है, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी है। देन कौन से यूनिवर्सिटी फेमस है अगर बुद्धिस्ट स्टडी बोलेगा, तो नालंदा है। अगर सिर्फ़ ये आपको ये बोलता है व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो आप कमेंट में बताइएगा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन-सा है? मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है? कमेंट करो। देन मेडिवियल एरा में प्राइमरी स्कूल्स को क्या बोलते थे? अगर प्राइमरी स्कूल को ये बोलते हैं, तो हायर स्कूल को क्या बोलते हैं? इसका कमेंट कीजिए। हायर स्कूल को अपन मेडिवियल एरा में क्या बोलते थे? देन व्हिच बॉडी रेगुलेट टीचर एजुकेशन सिस्टम? ये तो अब मैंने आपको बताया एनसीटी, जो आप एग्ज़ाम कंडक्ट अभी करवा रही है। यूजीसी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1956 में, ठीक है? एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1956 में, वरना स्टार्ट कब से हुआ था? इनिशिएट कब से हुआ था? ये भी बताओ। 1948, ठीक है? जब मैं आपको बताया था ना भाई, ये देखो, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में उसका बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। देन 6 से 14 इयर्स के लिए राइट टू एजुकेशन है, वो कौन-सा आर्टिकल बोलता है? सबसे पहले 21 है। आप मेरे को ये बताओ, अगर यही चीज़ ऐसे बोल दें अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए कौन-सा आर्टिकल आया था? इसका कमेंट करोगे? और वीकर सेक्शन के लिए कौन-सा आर्टिकल आया था? इसको आप कमेंट करोगे, ठीक है? 10+2+3 सिस्टम किसने दिया था? कोठारी कमीशन, सिंपल है। प्राइमरी एम क्या है? ओवरऑल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन या होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनपी 1986 इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। तो ये एक 1 मिनट रिवीजन है, एक चीट शीट है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे नालंदा बुद्धिस्ट स्टडी के लिए मक्तब प्राइमरी लेवल, हायर एजुकेशन के लिए एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। एनसीटी टीचर ट्रेनिंग के लिए आर्टिकल 21 है। एज 6 टू 14 के लिए कॉन्करेंट लिस्ट कब आया था? 42nd अमेंडमेंट में। कोठारी कमीशन जो है हो जाता है कभी-कभी ऐसा प्रिंट मिस्टेक हो जाता है, चलो ठीक है। कोठारी कमीशन 10+2+3 सिस्टम एनईपी 2020 मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पे फोकस करता है। तो हम लोगों ने हाफ और ऑवर में 1 यूनिट कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। कमेंट करो जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था उसको, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, कीजिएगा तभी मैं चैनल बनाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाने वाला क्योंकि मेरा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बनाने का सोचा नहीं था अंटिल 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, ठीक है? तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगे। देन तो आज हम लोगों ने क्या-क्या देखा? एंशिएंट टाइम पीरियड से लेके मॉडर्न टाइम पीरियड तक की एजुकेशन सिस्टम कैसे होती थी? यूजीसी, एआईसीटी कौन-कौन से बॉडीज़ रेगुलेट करती है, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस भी बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो मैं बोला हूँ उसको याद रखिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।